नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी ऑप्टिमिज्म में। जैसा कि मैंने एक शॉर्ट्स अभी डाला, उसमें पॉलीगॉन के कुछ फॉर्मूले मैंने आपको बताए, तो वो जो इम्पोर्टेंट सीरीज़ है उसी को मैं कंटिन्यू करते हुए एक नया चेंज लाया हूँ। उसमें मैंने इसमें ऐड किया है माइक्रो मॉक के रूप में। अब ये आपके लिए एक माइक्रो मॉक रोज़ एक आता रहेगा, जिसमें से आपको देख सकते हैं कि इसमें एड्स क्या क्या हैं। इंग्लिश आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, जीएस के कुछ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस मिलेंगे, मैथ्स के भी कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मिलेंगे, और रीजनिंग में क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस मिलेंगे, और डेटा एजम्पशन के क्वेश्चंस मिलेंगे। फिर आपको डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस आने वाली सीरीज़ में मैं लाता रहूँगा। जो समस्या मोस्टली बच्चों को मेंस में होती है, जिन क्वेश्चंस में जो गलत हो जाते हैं, मैं उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को आप लोग को रिवाइज़ कराऊँगा। और आप लोग अगर ये कॉन्सेप्ट सीखते रहेंगे तो आप हमेशा उन बच्चों से आगे निकल जाएंगे जो बच्चे गलत 25 क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में सबके सही हो जाते हैं 30 में, लेकिन आपको वो 5 क्वेश्चन सही करने होते हैं अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। इसलिए मैं इसी सीरीज़ को लेके आया हूँ कि आपके सिलेक्शन के पॉसिबल चांसेस को हाई करेगा वो। इसी वजह से ये वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूँगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। इंग्लिश का क्वेश्चन है, यहाँ पर फाइंड द एरर क्वेश्चन है। रेखा हैज़ अ ग्रेट एनमिटी फॉर हर ब्रदर्स फ्रेंड। अब इसमें 3 पार्ट में सेंटेंस को डिवाइड किया गया है। रेखा हैज़ अ ग्रेट एनमिटी फॉर हर और ब्रदर्स फ्रेंड, और इसमें एक नो एरर भी है। तो आपको इसमें बताना है कि इसमें किस पार्ट में एरर है। तो जैसा कि हम लोग प्रीपोजिशन को चैप्टर पढ़ा, प्रीपोजिशन का चैप्टर पढ़ा होगा, तो वहाँ पर कुछ वर्ड्स के साथ पर्टिकुलर प्रीपोजिशन ऐड होता है। उस प्रकार यहाँ एनमिटी जो वर्ड है उसके साथ हमारा फॉर ऐड हुआ है, तो हमारा फॉर नहीं ऐड होगा। हमारा फॉर ना होकर के यहाँ पे एनमिटी होता है, एनमिटी टूवर्ड्स, किसी के प्रति, तो हमारा यहाँ पर टूवर्ड्स यूज़ होगा। तो हमारा सेंटेंस में एरर सेकंड पार्ट में है। अगले पार्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फ्लैश इन द पैन। फ्लैश इन द पैन एक ईडियम है। अब इस ईडियम का मतलब क्या होता है हमें बताना है। फ्लैश इन द पैन का मतलब होता है समथिंग और समवन दैट बिकम्स सक्सेसफुल क्विकली एंड इज़ अनलाइकली टू बी रिपीटेड। मतलब कोई ऐसी अकस्मात सफलता पाना जो क्षणिक हो और भविष्य में फिर शायद ना हो। तो फ्लैश इन द पैन का मतलब हमारा ये हो जाएगा। तो इसमें हम क्या लिख लेंगे? अकस्मात सफलता जो भविष्य में रिपीट ना हो। वंस इन अ मिलियन, मतलब समझ रहे हैं ना आप, रिपीट ना हो। अगला क्वेश्चन हमारा है, ये एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया गया है। यहाँ पूछा गया है कि ऐसी गवर्नमेंट जो वेल्दी पीपल्स के द्वारा रन की जाती है, तो हमारी ऐसी कौन सी गवर्नमेंट होती? यहाँ 4 तरह की गवर्नमेंट ऑप्शन में लिखी हुई हैं, ओलिगार्ची, मोनार्की, प्लूटोक्रेसी एंड एरिस्टोक्रेसी। तो हमारी जो ये गवर्नमेंट वेल्दी पीपल के द्वारा रन की जाती है उसको प्लूटोक्रेसी बोलते हैं, उसको प्लूटोक्रेसी बोलते हैं। ओलिगार्ची क्या होती है कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स जो हैं उसको लीड कर रहे हैं, उसको ओलिगार्ची बोलेंगे। और ये हमारा मोनार्की क्या होता है, जब जिसमें किंग या क्वीन रूल करते हैं उसको मोनार्की बोलते हैं। और ये हमारा एरिस्टोक्रेसी क्या होता है? एरिस्टोक्रेसी होता है कि जो मतलब समाज में जो सबसे ऊंचे तबके के लोग हैं, हाईएस्ट सोशल क्लास, जिनको हाईएस्ट सोशल क्लास पीपल्स बोला जाएगा, वो हमारे एरिस्टोक्रेसी हो जाएंगे। उनके द्वारा जो लीड कर रहे हैं वो एरिस्टोक्रेसी कहलाएगी गवर्नमेंट। दोस्तों, इसी के साथ हमारा इंग्लिश का पार्ट यहाँ समाप्त होता है। अब हम मैथ्स की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें मैथ्स में कुछ कॉन्सेप्ट अच्छे से लेके आया हूँ जो आपको सीख कर अच्छा लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मैं मैथ्स का एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है, इसमें सीखिए आप लोग। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है जिसमें 2 सर्कल इनहिबिट है, उसके अंदर एक बड़ा सर्कल है, एक छोटा सर्कल है। तो उन दोनों के सर्कल का जो रेडियस है उसका रेशियो हमें बताना है। तो इसका रेशियो हमें याद रखना चाहिए, इसका रेशियो हमारा 1:3 होता है। तो हमारा रेडियस जो छोटे ट्राइंगल का है, जो छोटे सर्कल का है, उसका रेडियस 1 हो जाएगा, बड़े का 3 हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर कोई रेडियस किसी सर्कल किसी भी ट्राइंगल के अंदर कोई सर्कल इनहिबिट है, एक मान लीजिए सिंगल, तो उसका रेडियस निकालने का फॉर्मूला हमारा है रेडियस इज इक्वल्स टू सेमी पैरामीटर माइनस ए इंटू सेमी पैरामीटर माइनस बी और सेमी पैरामीटर माइनस सी अप डिवाइडेड बाय सेमी पैरामीटर का पावर 1/2।
सेमी पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। ए प्लस बी प्लस सी क्या, ए हमारी साइड्स, ये तीनों ए बी सी हमारी साइड्स हैं। आइए अब करते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है द रेडियस ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर 17 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। अ स्ट्रेट लाइन ए बी सी डी इंटरसेक्ट्स द लार्जर सर्कल एट पॉइंट ए एंड डी एंड इंटरसेक्ट द स्मॉलर सर्कल एट पॉइंट बी एंड सी। इफ बी सी इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ ए डी इज। अब कंसेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल वो होते हैं जो एक ही पॉइंट पे दो सर्कल बन गए, एक ही सेंटर हो उनका। हमारा ये सेंटर है, जैसे इस पे एक सर्कल ये बना हुआ है, एक सर्कल ये बना हुआ है, तो हमारे दो सर्कल हो गए। अब इसमें क्या कह रहा है, रेडियस ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल, जिसमें एक का रेडियस 17 है, ठीक है, इसका रेडियस 17 है और दूसरे का रेडियस हमारा कितना है, 10 है। तो क्या पूछ रहा है इसमें पूछा है कि ए डी की लेंथ बतानी है हमें। क्या पहले इसको हमको सेंटर लेना पड़ेगा ओ। ए बी सी डी इसने बोला है कि ए बी सी डी इंटरसेक्ट द लार्जेस्ट सर्कल एट पॉइंट ए एंड डी। ए लार्जेस्ट सर्कल ए और ये पॉइंट डी हो गया हमारा, ए बी सी डी यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये। अब बोलता है कि स्मॉलर सर्कल एट पॉइंट बी एंड सी। अब ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। तो हमें एक कॉन्सेप्ट पता है कि अगर हम इस पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये बी सी को दो पार्ट में डिवाइड करेगा। हमने ये ई ले लिया तो बी ई इज इक्वल्स टू ई सी हो जाएगा और ये हम लोग लिख सकते हैं बी सी बाई 2। तो हमें ट्रिपलेट, आपको टिप्स में होने चाहिए, आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप मेंस का कॉन्सेप्ट सीखें तो ट्रिपलेट 3 4 5 एक नॉर्मल ट्रिपलेट होते हैं, 3 4 5 इससे हम लोग बनाते हैं, इससे काफ़ी ट्रिपलेट बन जाते हैं। अब ट्रिपलेट क्या होते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बोलते हैं इनको, पाइथागोरियन फॉर्मूले से निकल आते हैं। अब इसमें जैसे ये हमारा ए ओ की वैल्यू 17 दे रखी है, बी ओ की वैल्यू 10 दे रखी है और इसने बी सी की वैल्यू 12 बता दी। अब बी सी की वैल्यू 12 बता दी तो हमारी बी ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसने बोला बी सी बाई 2 क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो इसकी वैल्यू 6 आ जाएगी। और 6 और 10 हमें पाइथागोरस ट्रिपलेट पता होना चाहिए। ये 5 का मल्टीपल, ये 3 का, तो ये 4 का मल्टीपल होगा। ऐसे तो मैंने 8 निकाल दिया, लेकिन आपको अगर पाइथागोरस फॉर्मूला लगा लीजिए आप, ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ई का स्क्वायर प्लस बी ई का स्क्वायर। हमारा ओ बी का स्क्वायर कितना, 100 इज इक्वल्स टू हमारा बी ई का स्क्वायर 36 प्लस ओ ई का स्क्वायर। ओ ई निकल आएगा हमारा 64, मतलब 8 आ जाएगा हमारा ओ ई। हमने ओ ई 8 लिख दिया। अब ये हमारा 6 आ गया, ये हमारा 8 आ गया, तो हमें एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट पता होना चाहिए। फिर एक 8 15 और 17। अब ये 17 है, ये 8 है, तो ये हमारी पूरी ए सी की जो लेंथ है ए ई की, ये 15 आ जाएगी इस कॉन्सेप्ट से, 15 सेंटीमीटर। और हमारी फिर बी सी की लेंथ कितनी हो जाएगी, बी सी, लेकिन हमें यहाँ पे ए डी की लेंथ पूछा है। बी सी की लेंथ तो पहले से पता है हमें ना 12, तो ए डी की लेंथ पूछा है, तो ए डी हमारा ए सी ए ई जो है वो हमारा 15 आ गया। तो ये डिवाइड करता है पार्ट, लाइन को दो पार्ट में है परपेंडिकुलर, तो इधर का 15 हो जाएगा तो इधर का भी 15 हो जाएगा। तो हमारी ए डी की लेंथ कितनी आ जाएगी, 30 सेंटीमीटर। तो हमारा 30 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। अब रीजनिंग के कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अब रीजनिंग में हमने क्रिटिकल का टॉपिक चूज़ किया क्योंकि ये बच्चों का क्रिटिकल सबसे ज़्यादा गलत होना टॉपिक है, क्योंकि एसएससी में 1-2 साल पहले इंट्रोड्यूस हुआ है, तो लोगों को पढ़ना ज़्यादा जानकारी नहीं है इसके बारे में, कैसे क्या पूछते हैं। तो मैं आपको इसमें रोज़ क्रिटिकल के नए नए कॉन्सेप्ट लेके आता रहूँगा। अब इसमें क्या है कि पहला कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ मैं स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस का। अब हमें जानने चाहिए कितने तरह के एजम्पशंस होते हैं, 3 तरह के। काउजल एजम्पशन होता है, एनालॉगिक एजम्पशन होता है और स्टैटिस्टिकल एजम्पशन होता है। काउजल एजम्पशन क्या होता है कि ऑलवेज आपको और कॉजेज़ के पीछे देखना है, क्या इसके पीछे कोई और कॉज हो सकता है, क्या कंक्लूजन को लीड कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आप ये काउजल एजम्पशन देख सकते हैं। आप हर सेंटेंस में आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि यहाँ पे कॉज और एक्स्ट्रा हो सकता है कि नहीं। थोड़ा सा आप इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करेंगे तो क्रिटिकल इंटेलेक्ट का गेम है पूरा। एनालॉगी एजम्पशन होते हैं कि कोई रिलेशन होता है उसमें, बीच में एक दूसरे में रिलेशन होंगे। जैसे एनालॉगी के नंबर सीरीज़ हम लोग पढ़ते हैं, उसमें कोई रिलेशन फाइंड होता है तभी तो एनालॉगी होता है। एक होता है स्टैटिस्टिकल, उसमें स्टैटिक का डेटा दिया रहता है, उससे आपको एज्यूम करके अपना कंक्लूजन देना रहता है। अब चलिए क्वेश्चन के थ्रू हम लोग सीखते हैं कि क्या क्रिटिकल में कैसे कैसे हो सकते हैं क्वेश्चन। चलिए अब पहला क्वेश्चन लेके आते हैं आपके सामने। अब जैसे क्वेश्चन दिया है, इसमें स्टेटमेंट दिया है कि एवरी टाइम आई वियर माई ग्रीन सूट पीपल लाइक मी।
अब ये भाई साहब कह रहे हैं कि हर बार जब मैं अपना हरा वाला सूट पहनता हूँ तो लोग जो हैं मुझे पसंद करते हैं। अब इनकी क्या अजम्पशन क्या हो सकता है यहाँ पे, इट इज़ माई ग्रीन सूट दैट मेक्स पीपल लाइक मी। ये अजम्पशन लोग निकाल रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या वो जो ग्रीन सूट पहनते हैं क्या इसी के कारण लोग उनको पसंद करते हैं। तो नहीं भाई, ऐसा नहीं है। ये हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, ये हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया क्योंकि अजम्पशन हमारा ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि मे बी उनको जो लोग पसंद कर रहे होंगे, जो पीपल उनको लाइक कर रहे हैं, वो ना कि उनकी ग्रीन सूट की वजह से, या तो हो सकते हैं वो टीचर हों, उनकी स्किल्स की वजह से लाइक कर रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं कि ग्रीन सूट में ही हमेशा लाइक करते होंगे, उसको ऐसे भी लाइक करते होंगे लोग। या तो वो कोई अच्छा काम करते होंगे, गाना अच्छा गाते होंगे, कुछ भी करते होंगे, तो लोग उनको उसकी वजह से भी पसंद कर सकते हैं ना। तो ये आपको सीखना है, ये आप जो कुछ सेंटेंस में दिया हुआ है उसी से आपको कंक्लूड करके निकालना है। तो ये आप समझिए। चलिए अब आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन का क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आपके सामने। ये पुराना क्वेश्चन है, किसी जीमैट वाट के एग्जाम में आया था। तो चलिए इस क्वेश्चन को डिकोड करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, फ्यूअर इलेक्टेड ऑफिशियल्स आर सपोर्टिंग एनवायरमेंटल लेजिस्लेशंस दिस ईयर देन एट एनी कॉस्ट इन द लास्ट डिकेड। In a study of 30 elected officials, only 5 were actively campaigning for new environmental legislations. This comes at a time when the public concern for the environment is growing by leaps and bounds. तो इस सेंटेंस में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कुछ इलेक्टेड ऑफिशियल्स जो हैं वो इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन को सपोर्ट कर रहे हैं इस साल। पिछले एक डिकेड की बात कर रहे हैं कि पिछले एक डिकेड में इस साल बहुत कम लोग सपोर्ट कर रहे हैं इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन को। ठीक है। इन ए स्टडी ऑफ 30 इलेक्टेड ऑफिशियल्स ओनली 5 वर एक्टिवली कंपेनिंग। 30 लोग इलेक्ट किए गए जिसमें से 5 लोग एक्टिवली कंपेन कर रहे हैं इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन के लिए। दिस कम्स एट अ टाइम व्हेन द पब्लिक कंसर्न फॉर द इन्वायरमेंटल इज ग्रोइंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। ये एक ऐसा समय है जब पब्लिक की कंसर्न इन्वायरमेंटल को लेकर के बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। लीप्स एंड बाउंड का मतलब होता है, ये एक इडियम है, इसका मतलब होता है रैपिडली। लीप्स एंड बाउंड का मतलब रैपिडली होता है। तो अब इसमें हमको कंक्लूड करना है सेंटेंस में, क्या कंक्लूड करेंगे? चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं हम। मोर इलेक्टेड ऑफिशियल्स आर नीडेड टू सपोर्ट इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन। कह सकते हैं भाई, मोर इलेक्टेड ऑफिशियल्स अगर हो जाएंगे तो और हम लोग बात को फैला सकेंगे इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन के बारे में कि कैसे हम लोग इन्वायरमेंटल को कंट्रोल कर सकते हैं। डिग्रेडेशन वगैरह जो भी हो रहा है उसके लिए लेजिस्लेशन ला रहे होंगे। अगर कोई नुकसान हो रहा है तो उसके लिए लेजिस्लेशन आ रहे हैं, उसके लिए सपोर्ट कर सकते हैं और लोग हो सकते हैं। ये ऑप्शन तो हम लोग चेक कर सकते हैं। दूसरा क्या कह रहा है? इलेक्टेड ऑफिशियल्स हैव लॉस्ट टच विद द कंसर्न्स ऑफ पब्लिक। इलेक्टेड ऑफिशियल्स ने टच को लॉस्ट कर दिया है। ये ऐसा नहीं कह सकते हम लोग। ऐसा क्यों इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ 5 इलेक्टेड मेंबर एक्टिवली कंपेन कर रहे हैं उसके लिए, इसमें 30 इलेक्टेड में ऑफिशियल्स हैं, तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब तीसरे में क्या लिया हुआ है? तीसरे में है, इफ़ द एनवायरमेंट इज़ टू बी सेव्ड इलेक्टेड ऑफिशियल्स मस्ट सपोर्ट इलेक्टेड इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन। कह रहे हैं इफ़ द इन्वायरमेंट इज़ टू बी सेव्ड, अगर इन्वायरमेंट को बचाना है तो इलेक्टेड ऑफिशियल्स को इलेक्टेड लेजिस्लेशन को सपोर्ट करना पड़ेगा। जी हाँ, ये भी थोड़ा सा हो सकता है, देखा अगर कंक्लूड कर सकते हैं हम लोग कि सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 5 ही लोग सपोर्ट कर रहे हैं। मैक्सिमिटी इसमें नहीं है, इसमें मैक्सिमिटी होती तो ये हमारा आंसर हो जाता, लेकिन ये भी नहीं होगा। अब अगला क्या है? इफ़ इलेक्टेड ऑफिशियल्स आर ट्रूली टू रिप्रेजेंट देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स मैनी ऑफ देम मस्ट इंक्रीज देयर सपोर्ट ऑफ इन्वायरमेंट लेजिस्लेशन। अब ये कह रहा है कि अगर इलेक्टेड ऑफिशियल्स अपने दिल से रिप्रेजेंट करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है कि पब्लिक को, कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब हो गया पब्लिक को, तो मैनी ऑफ देम मस्ट इंक्रीज देयर सपोर्ट ऑफ इन्वायरमेंट लेजिस्लेशन। तो हमारे उसमें बहुत सारे लोगों को और सपोर्ट दिखाना पड़ेगा। ये हमारा इसका आंसर बन सकता है। मोस्टली आंसर हमारा यही बनेगा क्योंकि कह रहा है इफ़ इलेक्टेड ऑफिशियल्स आर ट्रूली टू रिप्रेजेंट देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स मैनी ऑफ देम मस्ट इंक्रीज देयर सपोर्ट ऑफ इन्वायरमेंट लेजिस्लेशन। कि मतलब अगर आपको इस कंसर्न को आपको ध्यान में रखना है, इसको तेज़ी से इस पर वर्क करना है, तो इनमें से हम लोगों से बहुत ज़्यादा लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ मैक्सिमिटी दिख रही है, मैनी ऑफ देम, तो मैक्सिमिटी आ गई तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। 4th हमारा इसका सही आंसर है। मेरा सिर्फ यही मोटो है इस वीडियो को लाने का कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें सीखें। जो यूट्यूब पे कंटेंट नहीं है, जो लोगों को एग्ज़ाम में भ्रमित करता है, क्वेश्चंस जो लोग गलत कर देते हैं, वो आपके गलत नहीं होंगे। अगर आप ये सब वीडियोस देखेंगे, इस वीडियो के माध्यम से आप सीखेंगे नई नई चीज़ें, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। अब बारी आ गई है साइंस की। अब साइंस में
मैंने क्वेश्चन लिखा है हु इन्वेंटेड द मर्करी बैरोमीटर। मर्करी बैरोमीटर को किसने इन्वेंट किया, तो मैं आपको बताऊंगा मर्करी बैरोमीटर को किया था इवेंगेलिस्टा टॉरिसेल्ली ने। इवेंगेलिस्टा टॉरिसेल्ली ने मर्करी बैरोमीटर की खोज की थी। कौन से ईयर में? इन्होंने की थी 1644 में। इन्होंने अच्छा काम किया है, एडवांसेस किए हैं, किस में किए हैं? ऑप्टिक्स में। ये बहुत मशहूर हैं टॉरिसेल्ली। इन्हीं के नाम पे एक एसआई यूनिट है, एसआई नहीं कहेंगे उसको, एसआई के लिस्ट में नहीं लिया गया, लेकिन टॉर एक यूनिट है, प्रेशर की यूनिट है। प्रेशर की एक और यूनिट क्या है? पास्कल है। एक टॉर जो होता है, 1 टॉर इज इक्वल्स टू 1/760 स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। और एक टॉर को हम पास्कल में लिखेंगे तो 10, 13, 25/760 पास्कल हमारी वैल्यू हो जाएगी। ये हमारी जानकारी साइंस में थी आज में इस वीडियो में। अब हम लोग बढ़ते हैं कंप्यूटर की तरफ। कंप्यूटर जो हमारे एग्ज़ाम में बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। कंप्यूटर का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि कंप्यूटर में लोग अगर कम मार्क्स आए आपके, आप एक अच्छी पोस्ट नहीं पा सकते हैं, और आपके कम नंबर आए अगर आप फेल हो जाते हैं कंप्यूटर में, तो आपका एग्ज़ाम कोई महत्वहीन हो जाएगा। अगर आप चाहे जितने अच्छा कर लें, चाहे आप 360 मार्क्स लेके आ जाएँ 390 में, लेकिन वो उसकी वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि कंप्यूटर का पेपर आपने पास नहीं किया। तो चलिए बढ़ते हैं कंप्यूटर की तरफ। इस वीडियो में हम कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि कंप्यूटर की खोज कैसे हुई। पहले कंप्यूटर की खोज कैसे हुई थी? तो हमारी खोज कंप्यूटर की स्टार्ट हुई अबैकस से। अबैकस क्या है? एक कैलकुलेटिंग डिवाइस है जो चाइनीज़ ने 1600 में खोजा था। फिर उसके बाद नेपियर बोन्स इन्वेंट किए गए, जो लकड़ी के थे। वो नेपियर की बोन्स उनको जॉन नेपियर ने डिस्कवर किया था 1617 में, तो उनसे काउंटिंग होती थी। फिर पास्कलाइन आया। पास्कलाइन क्या था? हमारा पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था, जिसको ब्लेज पास्कल ने इन्वेंट किया था 1642 में, 1642 में। और फिर डिफरेंस इंजन आया, जिसको चार्ल्स बेबेज ने इन्वेंट किया 1822 में। फिर इनियाक आता है। इनियाक हमारा क्या है? इनियाक हमारा है इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये हमारा 1946 में इन्वेंट होता है। कौन करता है? जे प्रेसर एकर्ट और जॉन मॉकेल, ये लोग इन्वेंट करते हैं। फिर आता है एडवेक। एडवेक क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेशन कंप्यूटर। और फिर यूनिवैक आता है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये पहला कंप्यूटर, फर्स्ट कंप्यूटर था जो कॉमर्शियल पर्पस के लिए आया था। तो हमारी जानकारी कंप्यूटर में आज इतनी ही रहेगी। अब अगली वीडियोस में मैं धीरे धीरे हर एक जानकारी लेके आता रहूँगा, जो एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी और जिससे आप लोग को बेनिफिट होगा, जिससे आपको एग्ज़ाम में पता चलेगा कि ये सीरीज़ मैंने की है तो मुझे कितना फ़ायदा हो रहा है, मुझे कितने क्वेश्चन सेम टू सेम मुझे मेरे एग्ज़ाम में वैसे ही क्वेश्चन दिख रहे हैं। चलिए, तो आज के लिए धन्यवाद। आज के लिए ये वीडियो में इतना ही रहेगा। फिर मैं अगली वीडियो लेके आऊँगा, उसमें नए नए कॉन्सेप्ट्स और नई नई चीज़ें आपके लिए लेके आऊँगा। और अगर आप यहाँ तक मेरे साथ बने हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत करता हूँ आपका। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।